एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश क्लास में। सो गाइज, आज हम लोग आ चुके हैं हमारी इस 100 सवाल बेमिसाल सीरीज के डे नंबर 8 पर। और अभी तक हमने कुल मिलाकर के जो सवाल हल कर लिए हैं, मतलब जो क्वेश्चंस, जितने हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं, कुल मिलाकर के 70 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 हम लोग कवर कर चुके हैं। आज डे 8 है, आज बाकी के 10 क्वेश्चंस देखेंगे और इसी के साथ हम हमारे 100 क्वेश्चंस के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। मैं जितना इस सीरीज की इंपॉर्टेंस के बारे में बच्चों को बताऊं उतना कम है। मैं हर क्लास में बता रही हूं, मैं दोबारा से आपको यहाँ पर भी अगर कोई नया बच्चा है तो उसे जरूर बताना चाहूंगी कि देखिए, ये सीरीज बहुत ध्यान से, स्पेशली अगर इंग्लिश को लेकर के टेंशन में हो, इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के टेंशन में हो, तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करना यार। जितने चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं उन सभी चैप्टर्स को आपकी लिटरेचर में, अगर स्पेशली यहाँ पे देखो यूपी बोर्ड स्पेशल लिखा है, पर बच्चों अगर आप किसी भी बोर्ड के हैं, एनसीईआरटी लगी हुई है, फ्लेमिंगो और विस्तास, उन सभी चैप्टर्स में, चाहे फिर चैप्टर है, पोम है, कोई टेंशन नहीं है, उन सभी चैप्टर्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो चुन चुन करके मैं यहाँ पर से लेकर के आई हूँ। और इन 100 क्वेश्चंस के माध्यम से उन सभी चैप्टर्स को मैंने कवर किया है और उनके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप जरूर देख के जाना। आप, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, यहाँ से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो पक्का देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एक बार जरूर अपने एग्जाम में बैठने से पहले इस वीडियो को देख लें। तो शुरू करते हैं फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बिना किसी देरी के, और देखते हैं आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है विस्तास बुक का आपका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 जो कि है शुड विजार्ड हिट मॉमी, एंड चैप्टर नंबर 6 ऑन द फेस ऑफ इट। सो बेटा अगर देखें इस चैप्टर में शुड विजार्ड हिट मॉमी का सबसे पहला क्या है, क्वेश्चन है कि कैरेक्टर स्केच बताइए जैक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि मैम इस चैप्टर से क्या हमसे आउल के कैरेक्टर स्केच के बारे में पूछने वाले हैं? नहीं, आउल और ये सब के कैरेक्टर स्केच के बारे में नहीं पूछेंगे। अगर कैरेक्टर स्केच यहाँ से इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनेगा सबसे इंपॉर्टेंट वो ये होगा कि भाई ये बताओ कि जैक किस प्रकार का एक व्यक्ति है, उसका कैरेक्टर स्केच बता दीजिए। सो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने देखा कहानी के अंदर जैक जो है वो उनकी प्रेग्नेंट वाइफ होती है जो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है, उसको क्या कर रहा होता है, उसको भी मतलब वो बेचारी काम कर रही है, वो कहानी पे सुनाने में बिजी है ना। सो इस टाइप के हमने कुछ उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे जो कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ डिटेल एक्सप्लेनेशन के टाइम पर। क्वेश्चन का आंसर देखते कैसे लिखेंगे। Jack is the protagonist of the story should wizard hit mommy। ठीक है, ये जो कहानी है, कहानी का मुख्य किरदार कौन है? हमारा जैक। द स्टोरी एग्जामिन्स द इशू ऑफ पेरेंटिंग, द अडल्ट टेंडेंसी टू क्वेल द क्वेश्चनिंग माइंड ऑफ अ चाइल्ड एंड बिलीव दैट द व्यू पॉइंट ऑफ द अडल्ट इज द ओनली वैलिड वन। अब होता क्या है, ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर का जो थीम है वो थीम ये है कि भाई ये पेरेंटिंग के ऊपर क्या सवाल उठाता है, कि मम्मी पापा जो हमारी परवरिश करते हैं उसके ऊपर सवाल उठाता है कि क्या मम्मी पापा हमारे लिए जो डिसीजंस लेते हैं वो सारे डिसीजंस सही होते हैं, क्या उनके पास पूरा हक होना चाहिए ये निर्णय लेने का कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। इन सब मुद्दों के ऊपर चैप्टर जो है वो सवाल उठाता है। ठीक है, जैक इज कॉन्शियस ऑफ हिज ड्यूटीज एंड एज अ फादर एंड अ हस्बैंड। जैक को पता है कि उसकी ड्यूटीज क्या है, एक पिता के तौर पे और एक पति के तौर पे। ठीक है, ही हैज बीन टेलिंग स्टोरीज टू हिज डॉटर जो सिंस शी वाज 2 years old। वो अपनी बेटी को 2 साल की जब वो थी तब से लेकर के कहानी सुनाता आ रहा है। और फॉर हर सैटरडे एंड इवनिंग नैप्स, जब भी वो सैटरडे को या शाम को सोया करती थी तो उस टाइम पे वो अपनी बेटी को कहानी सुनाया करता था। ठीक है, बट नाउ 2.5 years लेटर, बट अब 2.5 साल बाद है ना, वो थक चुका है और कंफ्यूज हो चुका है, और वो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी है कि उसकी बेटी अब इतने सारे सवाल पूछती है उससे कहानी सुनते वक्त। जाहिर सी बात है, जब वो छोटी थी तो वो इतने क्वेश्चंस नहीं पूछा करती थी, अब वो बड़ी हो चुकी है ना, 4 साल की हो गई है, तो वो बच्चे के दिमाग में आती है वो इतनी सारी जिज्ञासा की ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। ठीक है, अब पॉइंटिंग द एरर्स रॉजर फिश इंस्टेड ऑफ स्कंक। अब वो अपने पापा की ना कहानी सुनते सुनते कई बार गलती भी निकालती है, जैसे कहानी में वो एक बार रॉजर स्कंक बोलते बोलते गलती से रॉजर फिश कह देता है, तो वो पॉइंट आउट कर देती है गलती को भी। आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशंस एंड सजेशंस ऑल्टरनेटिव्स। क्या होता है कि वो अपने पापा से कहानी सुनते सुनते, कहानी ढंग से नहीं सुनती है, वो कहानी सुनते सुनते जैसे बच्चे करते हैं, सवाल पूछती है, बोलती है पापा ऐसे की जगह कहानी में ऐसे बता दो, है ना। तो वो इस टाइप की क्या करती है, वो बाकी ऑप्शंस भी देती रहती है उसको दूसरे। ही हैज द टिपिकल पेरेंटल एटीट्यूड एंड ओपिनियन दैट पेरेंट्स नो व्हाट इज बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैक का भी ना एक टिपिकल एटीट्यूड है कि भाई मम्मी पापा को पता है बच्चों के लिए अच्छा क्या है। ठीक है, तो तुम मुझे कहानी सुनाने दो, मैं जो कहानी सुना रहा हूं वो ठीक है, तुम बस चुपचाप सुनो। ओके, और वो अपनी जो कहानी सुनाता है उस कहानी के माध्यम से भी यही बताना चाहता है कि भाई हाँ, रॉजर स्कंक की मम्मी ने जो किया वो सही किया, उसकी मम्मी को पता था कि बच्चों के लिए अच्छा क्या है। ठीक है, सो वो यहाँ पर ये पॉइंट अपना रखने की कोशिश करता है। ठीक है, एंड स्टिफल्स और ऑब्जेक्शंस एंड अमेंडमेंट्स शोन बाय हिज डिफेंडिंग
द स्कंक्स मदर एंड इनडायरेक्टली इज हिज ओन। अब क्या होता है जब, और ये हमें ना इस बात का जो हमें प्रूफ है वो तब भी मिलता है कि भाई वो थोड़ा सा क्या है, वो इस बात में मानता है कि माता पिता जो भी निर्णय लेते हैं बच्चों के लिए वो एकदम सही होता है, ठीक है, वो इस बात में मानता है। और इस बात का हमें प्रूफ तब मिलता है जब वो रॉजर स्कंक की मम्मी को डिफेंड करने की कोशिश करता है कि नहीं उसकी मम्मी ने सही किया। इससे हमें उसकी खुद की मानसिकता का पता चलता है कि वो क्या सोचता है, ठीक है। जैक फील्स कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली। जैक जब अपनी बेटी को कहानी सुना रहा होता है तो उसको लगता है कि वो एक बहुत दुविधा में फंस चुका है, ठीक है, जहां पे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वो थोड़ा सा स्टक है। ही डिड नॉट लाइक women to take anything for granted। उसे बिल्कुल नहीं पसंद औरतें अगर कोई भी चीज फॉर ग्रांटेड लें, ठीक है, और वो बिल्कुल पसंद नहीं करता होता जब क्या होता है, टू द एक्सटेंट दैट ही एक्सटेंड्स द स्टोरी एंड चेंजेस द एंडिंग गिविंग इट द फेस दैट ही वांट्स टू। वो क्या करता है, उसे बिल्कुल नहीं पसंद कि ना औरतें क्या हैं, औरतें सुनती नहीं है, चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेती हैं। हमें बीच में देखने को मिलता है जब उसकी बेटी जो है उसे लगता है कहानी खत्म हो गई और वो खिड़की के बाहर देखने लगती है, तो वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रही है। तो वो ना उसे वो क्या बोलता है, वो अपनी बेटी को डांटता है कि जो तुम सुन भी रही हो मेरी बात, और फिर वो कहानी क्या है, कहानी का अंत जो है वो बदल देता है ना। तो इससे भी हमें समझ में आता है कि उसको ना ये चीजें पसंद नहीं, कि औरत जो है वो उसकी बात ना सुने, वो चीजों को फॉर ग्रांटेड औरतें ले लेती हैं, वो इस सब चीजों से क्या करता है, इस सब चीजों को पसंद नहीं करता है, ठीक है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही नोज दैट ही शुड बी हेल्पिंग हिज प्रेग्नेंट वाइफ पेंट द वुडन वर्क। और साथ ही साथ उसको ये भी पता होता है कि भाई मेरे को ना असल में अपनी बीवी की मदद करनी चाहिए जो कि प्रेग्नेंट है, वो नीचे पेंट करने में लगी हुई है, इतने भारी सामान को खिसका रही है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर भी वो कहानी सुना रहा होता है अपनी बेटी को। जैक इज समवन who is not used to his authority being questioned। जैक एक ऐसा आदमी, जो टिपिकल आदमी होते हैं ना, एक ऐसा आदमी जिसको पसंद नहीं कि भाई मैं आई एम द मैन, मैं एक आदमी हूं, मेरे ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा, मैंने जो कह दिया, मैंने जो निर्णय ले लिया वो ले लिया, ठीक है। एंड सो इज कंफ्यूज्ड बाय जोज क्वेश्चनिंग। और इस वजह से ना उसे अपनी बेटी के सवाल जवाब भी इतने पसंद नहीं आ रहे होते। दो अ लविंग पेरेंट, हालांकि वो देखो अपनी बेटी से प्यार करता होता है, ऐसा नहीं है कि वो वैसा पिता है कि भाई ठीक है बेटी से प्यार नहीं करता है ना, वो अपनी बेटी से प्यार करता है, उसे कहानियां सुनाता है, उस बहुत सब्र के साथ उसके सभी सवालों का जवाब भी देता है। ही फाइंड्स इट हार्ड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट जो नाउ हैज अ माइंड ऑफ हर ओन। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है ये समझने में कि अब जो बड़ी हो रही है तो जाहिर सी बात है उसको खुद का दिमाग है, और वो अब उसकी बढ़ती उम्र है, उसका दिमाग ऐसे 40 सवाल पूछेगा और वो उसके आंसर मांगना चाहेगी, ढूंढना चाहेगी। हिज इनसेंसिटिविटी एंड इम्पेशंस कम्स अक्रॉस इन हिज डीलिंग्स विद हिज डॉटर। हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि वो कितना इनसेंसिटिव है, वो सोच के नहीं चल रहा अपनी बेटी का, है ना, और कितना बेसब्र इंसान है वो, उसके अंदर धैर्य नहीं है। वो हमें तब देखने को मिलता है जब वो अपनी बेटी के साथ बातचीत करता है, ठीक है। एंड द फैक्ट दैट एज द व्यू पॉइंट इज बायस्ड बाय पर्सनल एक्सपीरियंस। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि कैसे ना उसका जो नजरिया है वो बहुत बायस्ड है, उसे लगता है कि हाँ मेरी बेटी ध्यान नहीं दे रही, कहानी बदल दी, है ना, उस तरीके से। तो ये इस प्रकार का एक व्यक्ति है जैक। तो ये आप आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है बेटा वो है व्हाट इज द मॉरल इशू दैट द स्टोरी रेजेस। यानी कि थीम के बारे में ये आपसे पूछ रहा है, इस चैप्टर की थीम आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई कहानी के अंदर कौन से नैतिक मुद्दे के बारे में बात की जा रही है। वो मुद्दा क्या है कि भाई पेरेंटिंग, कि क्या मम्मी पापा जो हमारे डिसीजंस लेते हैं वो एकदम सही होते हैं, उनके पास पूरा अधिकार होता है और हमें हमारे लिए क्या सही है क्या गलत ये तय करने का। तो इन सब चीजों के बारे में जो है टॉपिक बात करता है। द स्टोरी शोज द कॉन्फ्लिक्ट। स्टोरी जो है वो दिखाता है कि एक विवाद है किन चीजों के बीच में, दो जनरेशंस के बीच में, ठीक है, दो पीढ़ियों के बीच में। इट टेल्स अस अबाउट द बिलीफ। यहाँ पे है ना, ये जो चैप्टर है हमें बताता है लोगों के विश्वास के बारे में, कि बूढ़े लोग, बूढ़ी पीढ़ी जो है, हमसे बड़ी पीढ़ी जो है वो क्या विश्वास करती है, वो विश्वास रखती है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, यानी कि रीति रिवाजों में भरोसा करती है वो, है ना। एंड कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग द एटीट्यूड ऑफ द यंगर जनरेशन, हेंस कंट्रीब्यूटिंग टू अ जनरेशन गैप। अब यहाँ पर ये चैप्टर में भी हमें देखने को मिलता है कि क्या है कि दो पीढ़ियों के बीच में जो विवाद है, जो बड़ी पीढ़ी है वो क्या सोचती है, वो सोचती है कि भाई रीति रिवाज जरूरी हैं, और वो कहीं ना सवाल उठाती रहती है। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो यंग पीढ़ी है, यंग जनरेशन है, उसके एटीट्यूड के ऊपर हमेशा क्वेश्चन करती रहती है, ठीक है, ओल्डर जनरेशन। अब ये हमें चैप्टर में भी देखने को मिलता है और इस वजह से एक जनरेशनल गैप भी आ जाता है। नाउ नॉट अंडरस्टैंडिंग हर सन्स ओरिजिनल लोनलीनेस and dejection, Skunk's mother gets his smell changed to his original foul smell and loves him the way he is, raising the moral issue of whether parents should always decide what the children should do or let the children do what they like to do. अब यहाँ पे कहानी में भी हमें देखने को मिलता है कि जो कहानी जैक अपनी बेटी को सुना रहा है उसमें रॉजर स्कंक की जो मम्मी है वो क्या करती हैं, वो ना समझ नहीं पाती कि उसका बेटा कितना ज्यादा अकेला महसूस कर रहा है, उसको लोग कितना धुतकार देते हैं, है ना, क्योंकि उसकी स्मेल अच्छी नहीं है। और उसकी मम्मी ये सब नजरअंदाज करते हुए क्या करती है, वो जाकर के उसकी असली स्मेल
वापस से उसके अंदर वापस डाल देती है और फिर उसे बहुत प्यार करती है कि तुम जैसे हो मुझे वैसे पसंद हो। लेकिन वो ये नहीं समझ पाती कि मतलब वो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भाई एक्चुअल में, अब यहाँ पे ये चैप्टर ये सवाल उठाता है कि एक्चुअल में जो उसकी मम्मी ने किया क्या वो सही था? क्या पेरेंट्स को डिसाइड करना चाहिए हर बार कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है, या फिर बच्चों को भी कई बारी वो करने देना चाहिए जो वो करना चाहते हैं? ये सवाल उठता है हमारे चैप्टर पे, ठीक है, हमारे इस मुद्दे के इस चैप्टर में इस मुद्दे पे ये सवाल उठता है, ठीक है, इस मुद्दे के बारे में बात की जा रही है। देयर इज एन एविडेंट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एन अडल्ट्स पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ एंड द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। इस चैप्टर में हमें बहुत एक चीज जाहिर दिख रही है कि फर्क है दो लोगों के नजरियों में, एक इंसान के नजरिए में और एक छोटे बच्चे के नजरिए में, कि वो दुनिया को कैसे देखता है। जो वहीं पे सोचती है कि नहीं, जो है वो रिलेट कर पा रही होती है उस बच्चे की दिक्कत से, उस रॉजर स्कंक की दिक्कत से, कि वो बेचारा अकेला है। लेकिन वहीं पर जो उसके पापा है जैक, वो समझ पा रहे होते हैं रॉजर स्कंक की मम्मी का नजरिया, कि नहीं, उसको पता है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है, उसकी माँ ने सही किया। तो यहाँ पे हमें दोनों के नजरिए में भी देखने को मिलता है कि कितना फर्क है। जो wants the wizard to hit the mommy and not vice versa because she represents the new generation, not to agree with her father's view। अब यहाँ पे जो है वो चाहती होती है कि विजर्ड मम्मी को मारे। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, वो रॉजर स्कंक के साथ अपना जो है उसका नजरिया मिल रहा होता है कि भाई वो बेचारा अकेला पड़ जा रहा है, उसकी मम्मी नहीं समझ रही है ना। तो यहीं पर और वहीं पर जैक जो है, जैक क्या कर रहा होता है, जैक जो है वो उसकी मम्मी के साथ, रॉजर स्कंक की मम्मी के साथ जो है उसका नजरिया मिल रहा होता है, और वो लास्ट में कहता भी है कि उसकी मम्मी जानती है उसके लिए क्या सही है ना। तो यहाँ पे इस मुद्दे के बारे में ये जो चैप्टर है बात करता है, ठीक है बेटा। जैक ऑल्सो सेज दैट द लिटिल स्कंक अग्रीड टू द मदर्स प्रपोजल बिकॉज ही लव्ड हिज मदर मोर देन द अदर एनिमल्स। यहाँ पे जैक ये भी कहता है कि जो वो बच्चा, जो स्कंक, रॉजर स्कंक है, वो अपनी मम्मी की बात इसलिए मान लेता है क्योंकि वो अपनी मम्मी से ज्यादा प्यार करता है बाकी जानवरों से। लिटिल जो फील्स दैट द स्कंक्स मदर शुड नॉट हैव रॉब्ड हर लिटिल सन ऑफ द प्लेजर ही डिराइव्ड, है ना, व्हेन प्लेइंग विद द अदर एनिमल्स। और जो को क्या लगता है, जो को लगता है कि उसकी मम्मी को समझना चाहिए था, स्कंक की मम्मी को, कि भाई वो बेचारा बच्चा खेल नहीं पाता है दूसरों के साथ, और उसको उसकी दिक्कत समझ करके उसकी दिक्कत का हल ढूंढना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या है, वो बच्ची अपने नजरिए से देख रही है, बाप अपने नजरिए से देख रहा है, और यही जनरेशनल गैप है। जनरेशन अपने हिसाब से है ऐसा देखती हैं। हमें लग रहा होता है कुछ, हमारे माँ बाप कुछ और सोच करके चल रहे होते हैं, इसी को जनरेशन गैप कहते हैं, ठीक है बेटा। इस बारे में बात होती है। She insists that the wizard keep hitting mommy on the head and calls little skunk's mother a stupid mommy। अब वो क्या है, यहाँ पे जो उसकी जो हमारा स्कंक है उसकी मम्मी को स्टूपिड मॉमी भी बोलती है, और वो अपने पिता को क्या कहती है कि भाई आप स्टोरी का जो अंत है उसको चेंज कर दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि स्टोरी जो है एक मॉरल इशू के बारे में बात कर रही है, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि लोगों के अलग अलग नजरिए पे, अलग अलग जनरेशन के अलग अलग नजरिए के ऊपर है, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि डू यू कंसिडर द टाइटल एप्रोप्रिएट एंड जस्टिफाइड। तो वही है, ये क्वेश्चन जो है वो है टाइटल जस्टिफिकेशन पे, कि आपको लगता है ये चैप्टर का टाइटल जस्टिफाइड है। तो देखो ये जो चैप्टर है, देखो जाहिर सी बात है टाइटल जो है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि चैप्टर क्या है, चैप्टर अपने आप एक मुद्दे पे सवाल उठा रहा है, जवाब नहीं दिया, वो अपने आप सवाल उठा रहा है कि क्या माँ बाप को सारी चीजें डिसाइड करनी चाहिए बच्चों के लिए, क्या सही क्या गलत, है ना। तो ये सवाल जो है वो चैप्टर भी इसी मुद्दे पे बात कर रहा है, और टाइटल भी यही सवाल दे रहा है कि भाई क्या विजर्ड को मम्मी को मारना चाहिए, मतलब मम्मी ने गलत किया कि सही किया, है ना। तो पूरा कहानी का जो मुद्दा है और जो टाइटल है वो एकदम सही है। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप यही बताओगे, द टाइटल शुड विजर्ड हिट मॉमी इज जस्टिफाइड, इट फोकसेस द रीडर्स अटेंशन ऑन द टू वेल विशर्स ऑफ द मेन कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि जो टाइटल है ये क्या करता है, ये लोगों का ध्यान खींचता है किसके ऊपर, दो मेन कैरेक्टर के ऊपर, जो कि रॉजर स्कंक। विजर्ड जो है वो रॉजर की स्मेल को रोजेस का में बदल देता है, पर मम्मी स्कंक क्या है, मम्मी स्कंक जाकर के विजर्ड को मारती हैं और कहती हैं कि वापस से मेरे बच्चे की जो पहले वाली स्मेल है उसे ले आओ। अब रीडर्स जो है उनके सामने दो अलग अलग लोगों की राय रख दी गई है। फादर जो है वो क्या है ना, फादर, द फादर जैक हैज अ ग्रेट रेवरेंस फॉर मदर्स एंड डज नॉट कंसिडर मदर स्कंक्स हिटिंग द विजर्ड ऑब्जेक्शनेबल। यहाँ पे जो जैक है वो क्या दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है दूसरे दुनिया के एक राय को, वो दिखा रहा है बड़े लोगों की दुनिया की राय को, कि भाई उसकी माँ ने, रॉजर स्कंक की माँ ने एकदम सही किया, और रॉजर स्कंक की माँ ने एकदम सही किया विजर्ड को मार करके, क्योंकि वो जानती है उसके बेटे के लिए क्या सही है। वहीं पर अगर आप जो को देखो तो जो है वो चाहती है कि विजर्ड ने सही किया था और विजर्ड को मम्मी को दोबारा मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी नहीं समझ पाई, है ना, उसकी मम्मी ने गलत किया, रॉजर स्कंक के साथ कोई खेलता नहीं था, ठीक है, उसकी मम्मी ने उसकी पुरानी वाली स्मेल करवा दी, बदबू वाली जो है उसकी ना गंदी बैड स्मेल करवा दी, उसकी दोबारा से चेंज करवा करके वो गलत किया, ठीक है।
अब यहाँ पे द ऑथर हैज डेलिबरेटली केप्ट द स्टोरी ओपन एंडेड, यहाँ पे हमारे ऑथर ने जानबूझ के स्टोरी को क्या रखा है, खुला, यानी कि आप खुद डिसाइड कीजिए, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद अब सोचिए क्या सही है क्या नहीं, ठीक है। तो वो अब क्या है, ही सीक्स द रिएक्शन ऑफ द रीडर, वो चाहते हैं कि भाई रीडर्स डिसाइड करें कि मॉमी को मारा जाना चाहिए या नहीं, माँ ने सही किया या गलत, है ना, आपका क्या मानना है। सो यहाँ पे देखो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन में हमारा चैप्टर भी इसी मुद्दे पे, इसी सवाल पे बात करता है, तो वही सवाल हमारे टाइटल में भी है, तो सही है एकदम ये, ठीक है। अगला, हाउ डज जो वॉन्ट द स्टोरी टू एंड, कैसे जो क्या चाहती है, कहानी का अंत क्या होना चाहिए, क्यों वो ऐसा चाहती है, और व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन जोस कैरेक्टर। तो ये हमें जो के कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है इससे, वो छोटी सी बच्ची है तो अब आपको देखो पता होना चाहिए, जो चाहती है कि स्टोरी के अंत में क्या होना चाहिए, रॉजर जो है ना, रॉजर को बाकी जानवर एक्सेप्ट कर ले, और जैक के वर्जन के हिसाब से क्या होता है कि विजर्ड जो है वो मॉमी को मारता है, लेकिन जो को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो विजर्ड क्या है, विजर्ड एक ऐसा इंसान है जिसने हर किसी की इच्छाएं पूरी की थी, और वो रॉजर स्कंक की इच्छा पूरी करता है और उसकी बदबूदार स्मेल को भगा देता है और उसको रोजेस की स्मेल दे देता है। तो वो चाहती होती है कि क्या है कि उसके पिता जो है अंत को बदल दें, और वो चाहती होती है कि अब नई स्टोरी के अंदर विजर्ड जो है वो मॉमी को मारे, ठीक है। तो जो वुड गेट टोटली इन्वॉल्व इन द स्टोरी, अब जो क्या है, जो कि हम कैरेक्टर के हिसाब से देखें तो वो पूरा इन्वॉल्व हो चुकी होती है स्टोरी में, और वो रोती भी है, मतलब जब वो कहानी सुन रही होती है कि कोई भी रॉजर के साथ खेल नहीं रहा है जानवर, तो वो खुद भी उस बेचारी को बुरा लगने लगता है, और वो अपने आप को रख करके सोच रही होती है, वो उस रॉजर स्कंक उस बच्चे के नजरिए से सोच रही होती है ना। इसलिए वो क्या चाहती होती है, इसलिए वो चाहती है कि रॉजर स्कंक के साथ क्या होना चाहिए, और विजर्ड के साथ न्याय होना चाहिए। मम्मी ने गलत किया, है ना, विजर्ड को नहीं मारना चाहिए था, विजर्ड ने सही काम किया था, उस रॉजर स्कंक को दिक्कत होती थी, उसके साथ कोई नहीं खेलता था, मम्मी ने गलत किया उसको मार के, अब विजर्ड मम्मी को मारेगा, ताकि, है ना, ताकि वो चीज उसको बदला ले सके, ठीक है। शी वांटेड द एंडिंग ऑफ द स्टोरी टू चेंज, वो चाहती है कि स्टोरी की एंडिंग बदल जाए, ठीक है, ताकि क्या हो, क्योंकि, और वो मम्मी को क्यों मारे, क्योंकि मम्मी ने उस रॉजर स्कंक की दिक्कत को नहीं समझा, सिर्फ अपनी चलाई, है ना। तो हमें ये देखने को मिलता है, जो है वो अपनी पापा की बात को भी सुन करके वो क्या होता है, वो कन्विंस नहीं होती, वो कहती नहीं आपको करना पड़ेगा, तो उसके पापा क्या बोलते हैं कि हाँ ठीक है कल हम देखेंगे। तो हमें यहां से ये समझ में आता है, ठीक है, जो के बारे में। गॉट इट बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, the same situation can be viewed through two different perspectives. How does should wizard hit mommy establish this point through the views of Jack and Joe? आप देख रहे हो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे, या तो बेटा कैरेक्टर स्केच पर आएंगे, जैक और जो के कैरेक्टर स्केच पर, खास तौर पे जैक का कैरेक्टर स्केच, या फिर वो इस थीम के ऊपर बात करेंगे। पूरी थीम क्या है कि दो जनरेशनल गैप है, माता पिता का जो जनरेशन है वो अलग तरीके से सोचती है, बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं, इसके बारे में क्वेश्चंस भर भर के इस चैप्टर से आएंगे। सो इन दोनों चीजों को, थीम को बहुत अच्छे से आप लोगों को पता, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में, और कैरेक्टर स्केच की क्लैरिटी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी थीम पर है कि देखो अगर सेम सिचुएशन को ना दो नजरिए से देखा जा सकता है कि नहीं, अगर हम देखें, और ये चीज क्या है, ये चीज हम रॉजर स्कंक के नजरिए से देखेंगे, ठीक है, तो क्या होता है कि रॉजर स्कंक जो है उसकी बहुत गंदी स्मेल होती है और उसका मजाक उड़ाया जाता है और लोग उसके साथ खेलने से मना कर देते हैं। वो विजर्ड के पास जाता है ताकि उसकी स्मेल चेंज हो जाए और अच्छी सी रोजेस की स्मेल आ जाए। वहीं पर हम देखते हैं क्या कि फिर ना लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और सारे बच्चे उसके साथ खेलने लग जाते हैं रॉजर स्कंक के साथ। पर अगर हम उसकी मम्मी का देखें तो उसकी मम्मी इस बात से गुस्से में आ जाती है और वो क्या करती है, और वो रॉजर को, है ना, वापस लेकर के जाती है विजर्ड के पास, विजर्ड को मारती है और कहती है इसका दोबारा से स्मेल पहले जैसा करो, तुमने क्यों करा इसके साथ ऐसा, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अब इस पॉइंट ऑफ, अगर जो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्या करती है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जब मॉमी क्या करती है, जाकर के रॉजर स्कंक की दिक्कत नहीं समझती, जाकर के अपनी मर्जी से उसकी स्मेल वापस से पहले जैसी करवा देती है, ठीक है। तो वो चाहती होती है कि भाई मम्मी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, है ना। पर जैक के पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है, पर जैक का पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई नहीं, उसकी मम्मी ने सही किया और उसकी मम्मी को पता है उसके लिए क्या सही है क्या नहीं। तो यहाँ पे ये दो अलग अलग नजरिए के बारे में ये कहानी बात करती है, एक है माता पिता का पॉइंट ऑफ व्यू और एक है बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है बेटा। चलिए अब ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर नंबर 6 ऑन द फेस ऑफ इट। अब हमें कंपेयर करना है और कॉन्ट्रास्ट, यानी कि अब हमें तुलना करनी है और फर्क बताना है मिस्टर लैम्ब और डेरी, इन दोनों के कैरेक्टर्स में। एक इंसान है ना अपनी क्या कहते हैं डिसेबिलिटी को लेकर के उसने उसकी स्ट्रेंथ बना दी है, और दूसरा इंसान अपनी डिसेबिलिटी को लेकर के रोता रहता है। तो अब दोनों के कंपेयर करोगे, दोनों एक जैसी सिचुएशन में कैसे कैसे डील कर रहे हैं और उनके कैरेक्टर स्केच को आप बताएंगे। तो देखो, बोथ मिस्टर लैम्ब एंड डेरी सफर्स फ्रॉम अ फिजिकल इंपेयरमेंट, वो दोनों के दोनों क्या है, फिजिकली डिसेबल्ड है कहीं ना कहीं तरीके से। मिस्टर लैम्ब हैज एन
आर्टिफिशियल लेग, उनका एक नकली पैर है जो कि टिन से बना है, और डेरी जो है उसका फेस बहुत गंदे तरीके से जल गया था। दोनों के क्या है, बोथ द एक्सपीरियंसेस हैव बीन टेरिबली पेनफुल, दोनों के लिए ही इनके ये जो एक्सपीरियंस है अपनी जिंदगी के बहुत ज्यादा पेनफुल रह चुके हैं, लेकिन उनका जो नजरिया है वो कैसा है, वो बहुत अलग है चीजों को लेकर के। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, अब अगर हम इनमें इसके भी अलग देखें तो मिस्टर लैम जो है ना, डज नॉट बॉदर अबाउट हिज लेमनेस। मिस्टर लैम को अपनी इस क्या कहते हैं डिसेबिलिटी को लेकर के उनको क्या है, वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, और मेक दैट चिल्ड्रन मेक फन ऑफ हिम, और उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं मिस्टर लैम का। ही टेक्स लाइफ एज इट कम्स विदाउट ग्रम्बलिंग, वो जिंदगी को वैसे अपनाते हैं जैसी जिंदगी है, बिना शिकायत करे, है ना। ही कीप्स द गेट्स ऑफ हिज हाउस एंड विंडोज ओपन, वो अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खुले रखते हैं। मिस्टर लैम को सभी प्रकार के जो क्रीचर्स हैं जो भगवान ने बनाए हैं और जिस दिशा में है वो दशा में है वो उनको उसी तरीके से पसंद करते हैं। देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, वो कहते भी है ना कि ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान ने बनाया हो और मुझे वो पसंद ना हो, ठीक है। वीड्स एंड फ्लावर्स demonstrates life and growth. If one isolates oneself, one might suffer like the man in Mr. Lamb's story who died when a picture fell off the wall and killed him. ठीक है, अब यहाँ पे आप मिस्टर लैम के बारे में बताओगे कि उनका नजरिया जिंदगी को लेकर के कैसा है। वहीं पर डेरी, अब आप बताओगे, देखो कि दोनों के साथ सेम सिचुएशन है पर दोनों के नजरिए जिंदगी के लिए कितने अलग हैं। एक इंसान अपनी डिसेबिलिटी को लेकर के रोता नहीं है, उसने अपना नजरिया वैसा पॉजिटिव रखा है। दूसरी तरफ डेरी, वो क्या है, वो एक यंग लड़का है जो कि केवल 14 साल का है ना, जिसको लगता है कि नहीं यार मैं बहुत गंदा दिखता हूँ, मैं बहुत अगली दिखता हूँ, और वो क्या है, और उसके अंदर ना अपने मन में बहुत कड़वाहट भर रखी है उसने। डेरी जो है वो एक बहुत क्या है, विड्रॉन एंड कॉम्प्लेक्स, वो लोगों से बहुत कतराता है क्योंकि उसे बहुत फर्क पड़ता है लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं उस बात से। ही हेट्स मीटिंग पीपल, उसे लोगों से मिलना पसंद नहीं है, और वो क्या करता है, ही सफर्स ऑन अकाउंट ऑफ द पेन कॉज्ड बाय हिज नोशंस ऑफ हाउ मच पीपल हेट हिम, और उसे बहुत दिक्कत होती है, वो इन्हीं चीजों को सोचता रहता है कि लोग मेरे से कितनी नफरत करते हैं, मैं कितना गंदा दिखता हूं। तो उसका जो नजरिया है दुनिया को लेकर के वो बहुत उल्टा है मिस्टर लैम से, ठीक है। डेरी जो है इज फोर्स्ड बाय मिस्टर लैम टू सी दैट द एक्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन लुक्स। अब यहाँ पर डेरी को मिस्टर लैम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई एक्शंस जो हैं, ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है, तुम कैसे दिखते हो ये जरूरी नहीं है। वो वीड की क्या वैल्यू है उसके बारे में भी बात करते हैं। वीड्स होती हैं वो बेकार की घास फूस जो पेड़ों के आसपास, फूलों के आसपास उग जाती हैं, ठीक है। मिस्टर लैम का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो चेंज करता है डेरी के भी नजरिए को, और उसको भी प्रेरणा देता है कि वो भी क्या कर सके, वो भी दुनिया को अच्छे नजरिए से देख सके, ठीक है। तो ये आप लिखोगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले। अब यहाँ पे भी इस चैप्टर में भी पता है सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि चैप्टर का थीम और चैप्टर में इन दोनों किरदारों को आपको समझना पड़ेगा कि एक का नजरिया कैसा, दूसरे का नजरिया कैसा। या तो कैरेक्टर स्केच सबके अलग अलग लिखने को आ जाएंगे मिस्टर लैम और डेरी के, या दोनों के कैरेक्टर स्केच में क्या देखो क्या इनमें फर्क है, दोनों के साथ एक जैसी दिक्कत हुई लेकिन दोनों कितने अलग नजरिए रखते हैं, ये पूछ लेंगे, या फिर थीम। तो ये चीज की क्लैरिटी रखिएगा। देखो ऑन द फेस ऑफ इट जो है वो डील करता है थीम के साथ, जो थीम क्या है, अपीयरेंस एंड डिसेप्टिव। वो बात करता है हमारा दिखावा, हम कैसे दिखते हैं, ठीक है, कोई चीज कैसी दिखती है उसके बारे में, और धोखे के बारे में, ठीक है। सो डेरी की जो माँ है वो क्या है, हैज बीन वार्न्ड अबाउट मिस्टर लैम एंड डेरी इज सीन एज अ रिपल्सिव अगली बॉय। अब क्या है यहाँ पे, डेरी की जो मम्मी है वो वार्न करती है मिस्टर लैम से मत मिलो, लेकिन डेरी क्या है, डेरी फिर भी एक रिपल्सिव लड़का है, एक अगली बॉय। मिस्टर लैम ऑन द कॉन्ट्ररी इज अ काइंड एंड जनरस मैन। मिस्टर लैम क्या है, मिस्टर लैम एक बहुत ही जनरस उदार व्यक्ति है, ठीक है, जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड है दुनिया के प्रति, जिंदगी के प्रति। डेरी बहुत ही वल्नरेबल इंसान है, मतलब बहुत लोगों से, बहुत मतलब ऐसा सहमा हुआ बच्चा जो बहुत लोगों से ना, लोगों की बातों का बड़ा बुरा मान लेता है, हर्ट है, उदास है, ठीक है। हु डिजायर्स लव, जो चाहता है कि लोग उसको प्यार करें, लोग भी उसको वैसे एक्सेप्ट कर लें, लेकिन वो खुद को जब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है वैसा, तो दुनिया उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी। द प्ले ऑल्सो डील्स विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट। इस चैप्टर के अंदर एक और थीम है कि कैसे जो डिसेबिलिटीज होती हैं, है ना, वो एक इंसान के इमोशंस को कैसे अफेक्ट करती हैं। पीपल नीड लव एंड नॉट पिटी, लोगों को प्यार चाहिए, दया नहीं, है ना। और ये जो थीम है ये हमें देखने को मिलती है हमारे मिस्टर लैम्प के पॉजिटिव एटीट्यूड से, जो वो क्या करते हैं, जो वो डेरी को भी सिखाते हैं। ही टेल्स डेरी दैट एसिड ओनली बर्न्स द फेस। डेरी को वो बताते हैं कि भाई एसिड जो है ना उसने केवल चेहरे को जलाया है, लेकिन अगर तुम अकेले रहोगे और दुनिया से अलग हो जाओगे तो क्या होगा, ये दुनिया तुमको जला देगी, तुमको खा जाएगी। तो अभी सिर्फ चेहरा जला है, तुम अपने एक्शंस से लोग अभी भी तुमसे प्यार कर सकते हैं, है ना। तुम्हें अपने अंदर कुछ पॉजिटिव देखना पड़ेगा, दुनिया को पॉजिटिव नजरिए से देखना पड़ेगा। मिस्टर लैम जो है वो क्या दर्शाते हैं, इलस्ट्रेट्स दैट स्कार्स डू नॉट चेंज अ पर्सन। मिस्टर लैम बताते हैं कि जस्ट बिकॉज तुम्हारे
चोट के निशान है, ठीक है, घाव है, उस घाव से तुम कैसे इंसान हो ये नहीं बदल जाएगा। तुम्हारे चेहरे पे घाव लगा है, तुम्हारे इंसानियत, तुम जैसे व्यक्ति हो, तुम्हारे उस घाव लग जाने से तुम जैसे व्यक्ति हो उस चीज पे बदलाव नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऑन द फेस ऑफ इट पीपल में अपीयर डिफरेंटली। वो क्या बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि दिखने में जो दिखावा है लोगों का, दिखने में लोग कैसे भी दिख सकते हैं, लेकिन है ना, लेकिन वो क्या करते हैं, उनके एक्शंस क्या हैं, वो बताते हैं एक्चुअल में उस इंसान के बारे में कि वो इंसान कैसा है। दिखावे पे मत जाओ। दिखावा तो बहुत क्या हो सकता है, हम बोलते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। उसके कवर से बुक को जज मत करो। दिखने में शायद वो बुक बहुत इंटरेस्टिंग होगी, खोल करके देखोगे बहुत बेकार, और अगर हो सकता है बुक दिखने में बहुत बेकार लगे लेकिन खोल के देखो तो आपको लगे कि हाँ ये अच्छी है। सो दिखने में कोई चीज कैसी है उस पर मत जज करो, है ना। आप वो एक्चुअल में उस चीज को जानो, उससे उसके एक्शंस को देखो, तब आपको पता चलेगा कि असलियत में वो कैसा है कैसा नहीं, कितना अच्छा है कितना नहीं, ठीक है। दे आर गॉड्स क्रिएशन लाइक द वीड्स एंड द फ्लावर्स, इट इज लाइफ, द थीम हैज बीन वोवन इनटू अ प्ले थ्रू द इंटरैक्शन ऑफ द टू कैरेक्टर्स। अब ये जो थीम है ये है इस चैप्टर की थीम, तो ये आप बताएंगे बेटा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू मिस्टर लैम एंड डेरी डिफर इन देयर थॉट्स एंड ट्रेट्स और एटीट्यूड ऑफ लाइफ। देख रहे हो दोबारा से क्वेश्चन घुमा दिया गया है, बट वही सवाल है कि कैसे दोनों किरदारों में क्या फर्क है, दोनों किरदार कैसे दुनिया को देखते हैं। तो बेटा वही है कैरेक्टर स्केच, और दोनों कैरेक्टर स्केच का कंपैरिजन या इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। या फिर वो पूछ सकते हैं कि दोनों, है ना, जो डेरी है और मिस्टर लैम है, दोनों ही हैंडीकैप्ड हैं, लेकिन फिर भी उनका नजरिया अलग है। कैसे बताओ? तो आप यही बताओगे कि कैसे मिस्टर लैम जो है वो भी हैंडीकैप्ड है, डेरी भी हैंडीकैप्ड है ना, दोनों की क्या क्या दिक्कत हुई। आप ये भी बताओगे कि उनका एक पैर जो है वो अपना पैर गवा चुके हैं, डेरी क्या है, डेरी का फेस जो है वो एसिड अटैक की वजह से खराब हो चुका है, पर दोनों का जो नजरिया है और जो थॉट्स हैं, जो एटीट्यूड है जिंदगी के प्रति, वो अलग है। डेरी जो है वो अपने उस हादसे से उभर नहीं पा रहा है और उसको बहुत फर्क पड़ता है कि उसका चेहरा कैसा है, लोग उसको देख करके कैसी बातें करते हैं, ठीक है। इस वजह से वो अकेले रहता है, दुनिया से अलग हो चुका है, ठीक है, अकेले अपना समय बिताता है और बहुत नेगेटिव एटीट्यूड उसने पकड़ लिया है, ठीक है। डेरी कीप्स टू हिमसेल्फ एंड इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव, वो बहुत भावुक, बहुत सेंसिटिव हो चुका है और वो बिल्कुल भी ये चीज मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता कि लोग उसे घूरते हैं। वहीं पर मिस्टर लैम जो है वो इतने ज्यादा अफेक्टेड नहीं है अपनी हैंडीकैप से, वो एंजॉय करते हैं अपनी बुक्स पढ़ना कि भाई जो है वो तो है ना, वो फिर भी जिंदगी से उतना प्यार करते हैं, प्लांट्स और फ्लावर्स का ध्यान रखते हैं। उनका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है लाइफ को और बाकी सभी चीज़ों को लेकर के। वो बहुत ओपन माइंडेड है, वो लोगों का भी बहुत खुले दिल से स्वागत करते हैं, ठीक है, और उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनको लेमी लैम बुलाते हैं। बट दोनों ही, है ना, तो यहाँ पे दोनों ही डेरी और मिस्टर लैम जो हैं, आपको इन दोनों के एटीट्यूड में, जिंदगी के प्रति कैसा उनका नजरिया है, उसमें एक फर्क देखने को मिलेगा। पर मिस्टर लैम जो है वो अंत में हमें देखने को मिलता है कि डेरी को प्रेरित कर पाते हैं और उसका एटीट्यूड जिंदगी के प्रति चेंज कर पाते हैं। सो ये हमें चैप्टर से सीखने को मिलता है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड बाय मिस्टर लैम टू लुक वेलकमिंग एंड इनवाइट पीपल। जो है मिस्टर लैम ने किस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखा है, वातावरण बना रखा है, ताकि वो ऐसा दिखे कि वो एक्चुअल में लोगों को पसंद करते हैं, वो चाहते हैं लोग उनके पास आए, ठीक है। तो आप बताओगे कि मिस्टर लैम देखो अपने कभी घर के खिड़की और दरवाजे भी नहीं बंद करते थे। मिस्टर लैम हैज अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड, उनका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है जिंदगी के प्रति, है ना। वो अपने घर के दरवाजे खुले रखते हैं, वो लोगों को बहुत वेलकम करते हैं अपने घर में, ठीक है। वो हमेशा लोगों से पॉजिटिव तरीके से बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनके पास आते हैं, उनके गार्डन से एप्पल्स चुराते हैं, वो कभी भी उनको डांटते नहीं है, ठीक है ना। बस वो उनसे बात करना चाहते हैं, वो चाहते हैं वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सके, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे एज ही ऑलवेज यूज टू ओवरकास्ट द मिसचीव्स ऑफ अदर्स, दैट इज व्हाई ही नेवर गॉट अनॉयड और disturbed on the comments of children who called him लेमी लैम। अब क्या है, वो ना बिल्कुल भी बच्चों की इन शैतानियों पर, या वो नहीं चाहते कि बच्चे उनसे दूर भागे। वो चाहते हैं कि ठीक है बच्चे हैं, कर रहे हैं शरारत, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे बेशक उनको लेमी लैम बोल के बुलाते हैं कि अरे तुम तो लंगड़े हो या ऐसा कुछ बोलते हैं, नहीं फर्क पड़ता। वो बहुत क्या है, मिस्टर लैम का जो एटीट्यूड है वो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। वो एक्सेप्ट करते हैं कि जो है वो तो अब है, हूं ही लंगड़ा, ठीक है, ठीक है। तो अब ही नेवर पुट कर्टन्स, वो कभी अपनी खिड़कियों के ऊपर क्या नहीं कर लगाते, पर्दे नहीं लगाते, ठीक है। वो टॉफीज और जेली बना करके रखते हैं लोगों के लिए। वो बहुत प्यारे इंसान है मिस्टर लैम, है ना। वो हमेशा क्या चाहते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि लोग बस उनके पास आए, थोड़ा समय बिताएं, ठीक है। वो कभी भी क्या नहीं करते, वो कभी भी अपने अकेलेपन के बारे में किसी से बात नहीं करते हैं, वो बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। उनका बहुत वेलकमिंग एटीट्यूड है। और डेरी, है ना, डेरी भी क्या प्रॉमिस करता है कि मैं वापस आपके गार्डन में आऊंगा। सो इस तरीके का उनका एटीट्यूड है ना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनाइटेड द टू। ऐसा क्या बॉन्ड है जिसकी वजह से ये दोनों जो है वो
एक हो जाते हैं, ओल्ड मैन मिस्टर लैम्ब और डेरी वो छोटा बच्चा, क्योंकि दोनों ही क्या है, एक ही जैसी दिक्कत से गुजरे हैं, है ना। तो मिस्टर लैम्ब जो है उसको एक नया नजरिया बच्चे को दे पाते हैं। तो आप यही बताओगे कि डेरी जो है वो छोटा सा बच्चा है जिसका फेस एसिड से जल गया था और वो बहुत अकेले अपने आप में रहने लग जाता है, अपने आप से धीरे धीरे क्या करता है, लोग उसे बोलते तू गंदा दिखता है, तो वो अपने आप के बारे में नेगेटिव थॉट्स बना लेता है, वो दुनिया से अलग कट करके रहता है, दूसरों को हेट करता है कि भाई ये मुझे क्यों घूर रहे हैं, मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, उसे लगता है लोग उससे डरते हैं कि वो बेचारा ऐसा दिखता है। और वहीं पर मिस्टर लैम्ब जो है वो भी हैंडीकैप पर्सन है, उनकी भी टांग हो गई थी एक बॉम्ब एक्सप्लोजन में वॉर के समय पर, है ना, और वो अकेले रहते हैं इस दुनिया में, वो तो सच में अकेले हैं, ये तो बेचारा अकेला नहीं है, वो सच में अकेला होकर के इंसान जो है ना, दुनिया के प्रति इतना अलग नजरिया रखता है। बट ये बच्चा ये तो अकेला भी नहीं है, पर फिर भी वो अपनी उस हैंडीकैप, वो जो अपनी डिसेबिलिटी है उसकी वजह से दुनिया से कट रहा है। तो यहाँ पे दोनों जो है, दोनों के अंदर क्या है, दोनों के अंदर दोनों लोगों से रिजेक्टेड, है ना, किसी को दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, दोनों बेचारे डिसेबल, दोनों के क्या है, दोनों के बीच में ये कॉमन है, और दोनों के दिलों में कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं एक वैक्यूम, खालीपन आ चुका है, ठीक है, क्योंकि क्या नहीं है, उनके पास एक अच्छी कंपनी नहीं है। मिस्टर लैम्ब जो है वो पूरी फिर भी पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं। जब वो डेरी से मिलते हैं तो क्या देखते हैं कि भाई वो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा दुनिया से कटता है। तो डेरी भी क्या है, डेरी भी ना धीरे धीरे क्या करने लग जाता है मिस्टर लैम्ब के प्रति, उसको भी, उसके मन में भी धीरे धीरे एक इज्जत आने लगती है, वो उनकी तरफ उसका झुकाव होने लग जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से हम देखते हैं उनके बीच में एक ना बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो ये होगा आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा आज हमारी क्वेश्चन 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं 100 सवाल बेमिसाल सीरीज में। अब बस 2 दिन बचे हैं ऑन 20 क्वेश्चंस मोर, और उसके बाद हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे बाकी के 10 क्वेश्चंस, यानी कि डे 9 में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।